अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू बदलती राय। मैं हूं मोना आलम। नाजरीन, आज आप फिर एक दफ़ा हाजिर हैं आपके सामने। ईद की आमद आमद है और रमज़ानुल मुबारक के आखिरी रोज़, आखिरी अशरा के आखिरी दिन चल रहे हैं और तमाम सवालात और मौज़ूआत के साथ एक मरतबा फिर आपके सामने हम हाजिर हैं। सबसे पहले नाजरीन मीशत के हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में एडमिनिस्ट्रेटिवली काफ़ी चीज़ें और ख़ास तौर पर जो महंगाई के हवाले से जो सिनेरियो है वो मज़ीद ये एक रिवायत है कि ब्लीक हो जाता है। और इस मरतबा भी अफसोस के साथ कुछ मुख्तलिफ हमने नहीं देखा। इन्फ्लेशन हमारी डबल डिजिट है और दूसरी तरफ वजीर खजाना जनाब शौकत तरीन ने भी खबरदार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर अगले 4 साल तक हमें 5% तक शरह नमू या हमारी GDP की ग्रोथ ना मिली तो ये हमारी मीशत के लिए बहुत एक गैर मामूली किस्म की सूरत हाल हो जाएगी और ज्यादा हमारे लिए मसाइल बढ़ते चले जाएंगे। एक कर्जों के विशेष साइकिल में नाजरीन हम मुब्तला हैं। पिछले कर्जे उतारने के लिए नए कर्जे लेना और फिर डेट की बुनियादों पर जो कर्जे लिए गए थे उनका डेट भी अदा करना, तो लिहाजा सिचुएशन नाजरीन काफी इस हवाले से ब्लीक है। ऐसे में होते हुए कोविड के हवाले से भी जो सिनेरियो है उसको भी मद्देनजर रखते हुए कोविड की वजह से जो एक ग्लोबल रिसेशन या फिर जो आलमी सतह पर मुआशी एक स्लो डाउन है उसके होते हुए भी 5% तक की ग्रोथ, ये बहुत एक एम्बिशियस, रादर ये कहना सही होगा कि ओवर एम्बिशियस टारगेट है जो कि वजीर खजाना जनाब शौकत तरीन ने सेट किया है, अपने लिए सेट किया है। और उन्होंने जाहिर है जो पिछली जो पूरी एक मुआशी एक पॉलिसी थी या रोड मैप था, मुआशी तसलसल था, उस हवाले से भी उन्होंने एक सवालिया निशान उठाया और उन्होंने ये कहा कि अब 5% तक हमें ग्रोथ लाजिम व मलजूम है हमारे लिए कि हम अचीव करें अगले 4 साल तक। नाजरीन, बहुत ओवर एम्बिशियस टारगेट कोविड के होते हुए भी और सर्टनली मौजूदा सिनेरियो में भी ये काफ़ी एम्बिशियस टारगेट है। हमारी ग्रोथ में वैसे भी हम स्लो डाउन देख रहे हैं, ये बात भी कहना गलत नहीं है कि हम काफ़ी प्रिकेरियस किस्म के हम मोहतात रहे हैं कोविड की सूरत हाल में और हमें उतना जिसे कहते हैं मनफी असर हमारे ऊपर नहीं हुआ है कोविड की वजह से हमारी मीशत को लेकर, जितना ग्लोबल सतह पर हमने दीगर जगहों पर या दीगर ममालिक में देखा है, इवन डेवलप्ड इकोनॉमीज में देखा है। लेकिन नाजरीन, हैविंग सेड दैट, मीशत के हवाले से ये जो ग्रोथ और इन्फ्लेशन, ये जो दो बहुत अहम इंडिकेटर्स हैं, यहां पर हमें बहुत सख्त तवज्जो की जरूरत है। एंड नन अदर देन फाइनेंस मिनिस्टर जनाब शौकत तरीन इस बात को इंडोर्स करते हुए नजर आते हैं। लेकिन नाजरीन, ये तमाम चीजें किस तरह से मुमकिन हो पाएंगी? यकीनन ये एक ओवर एम्बिशियस टारगेट है, लेकिन हम इसको किस तरह से अचीव कर पाएंगे? इसी के साथ साथ नाजरीन, जब तक हमारी ग्रोथ नहीं होगी, शरह नमू इस हद तक नहीं होगी, तब तक हम जाहिर है अपनी मीशत को भी एक तो सस्टेन करना हमारे लिए मुश्किल होगा और दूसरे रोजगार के मौके इन तंग सूरत हाल में जहां पर कोरोना वायरस की तीसरी लहर चल रही है और हम इससे जूझ रहे हैं, ऐसे में मीशत में जितने हो सके नाजरीन हमें रियायतें चाहिए, यहाँ पर हमें जितना हो सके कुशन चाहिए कि इन सख्त सूरत हाल का हम बतौर मीशत और बतौर मुल्क सामना कर पाएं। तो ये कितना मुमकिन होगा, ये हम पहले सवाल के तहत नाजरीन टेबल करेंगे और फौरी तौर पर रुख करती हूँ अपने मेहमानों का, ताकि इस सवाल के ऊपर पहले हमारे व्यूज तमाम के आ जाएं, फिर उसके बाद दूसरे तीसरे सवाल की जानिब भी मजीद मौजूआत के साथ जाएंगे। मेरे साथ पैनल में तशरीफ फरमाए नाजरीन यावर अब्बास बुखारी साहब, सीनियर मेंबर ऑफ द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सूबाई वजीर हैं आप पंजाब के। वेलकम ऑन बोर्ड यावर अब्बास बुखारी साहब। मैं आपकी तरफ रुख करती हूँ इन बिट। सेनेटर शहादत अवान नाजरीन हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, और हमें अपनी जमात का एज वेल एज अपोजिशन का पर्सपेक्टिव इन तमाम उमूर पे देंगे। वेलकम ऑन बोर्ड सेनेटर साहब। आप भी हमारे साथ बजरिया स्काइप मौजूद हैं। जनाब तारिक महमूद नाजरीन हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी, तजियाकार, और इन तमाम उमूर पे आपका जो तजिया तबसरा है हमारे लिए मददगार होगा। वेलकम ऑन बोर्ड तारिक साहब। मैं आपकी तरफ रुख करती हूँ, लेकिन पहले जरा सियासी आरा हमारे पास आ जाए ताकि फिर तारिक साहब की तरफ जब हम जाएं तो वो जामे तौर पे हमें अपना तजिया दें इन तमाम उमूर पे। बताइएगा सबसे पहले तो सेनेटर शहादत अवान, आई लाइक टू आस्क यू फर्स्ट सर, आपके ख्याल में 5% तक का ये जो ग्रोथ का टारगेट है, जनाब शौकत तरीन आपके दौरे हुकूमत में भी वजीर खजाना रहे और उन्होंने ये ओहदा संभाला, क्या तवक्को रखी जाए? इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में ये काफ़ी एक एम्बिशियस टारगेट है जो कि हुकूमत ने अपने लिए सेट किया है। इसका हदफ या इसका ये इतना सख्त किस्म का हदफ है, इसका हुसूल आप कितना समझते हैं मुमकिन होगा? देखिए मुन्ना, सबसे पहली बात तो ये है कि ये बड़ी खुश आइंद बात है कि मौजूदा गवर्नमेंट। आपकी आवाज डबल हो रही है। जी जी, सेनेटर साहब आप प्लीज अपना मुकम्मल कीजिएगा अपना नुक्ता नजर। आपकी जी आवाज जी। मुझ तक बिल्कुल क्लियर मौसूल हो रही है और ये कौन जो पर? एको का देखिए, प्रॉब्लम है मैं आपकी तरफ रिजॉल्व करवाती हूँ, प्लीज गो ऑन।
पहली बात तो ये बहुत ज़्यादा खुश आइंद बात है कि मौजूदा सेटअप के अंदर जितने भी तकरीबन लोग हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ उन्होंने काम किया हुआ है, हमारी पार्टी का एक्सपीरियंस उनके साथ है। और सबसे पहले जो शौकत तरीन साहब की पहली जो स्पीच थी, उसमें मेडिन स्पीच में जो कुछ उन्होंने फरमाया, जो कुछ उन्होंने कहा है, एक बात तो उन्होंने वाज़ेह तौर पे कह दी है। मैं नहीं समझता हूँ कि पीटीआई के दोस्तों को वो बात अच्छी लगी होगी या नहीं लगी होगी। तो उन्होंने ये कह दिया है कि मईशत की सही सिमत जो है वो उसका तयन नहीं किया जा सका। ये शौकत तरीन साहब का एक एडमिशन था। उन्होंने अपनी सारी तमाम जितनी लाइंस हैं वो उन्होंने सेट की हैं। उन्होंने कहा कि किस तरीके से इकॉनमी को मैं उस डगर पर डाल सकूंगा कि मुल्क जिस महंगाई में जिस तरीके से पिस रहा है, ताकि वो जो है वो खत्म हो सके। अब बात यह है कि शौकत तरीन साहब ने जिस तरीके से जो कुछ भी हमें कहा, पहली बात तो उन्होंने ये बात कह दी है, ये आम जदे आम है कि पीटीआई के साथ जो भी मुआहदा हुआ है उसको उसको शौकत तरीन साहब ने अप्रूव नहीं किया। उनका कहना यह है कि पीटीआई के साथ जिस तरीके से डील की गई है आईएमएफ का वो मुआहदा। अवामुन्नास के हक में वो बात नहीं है। उनका कहना यह है कि अगर इस तरीके से यह पैकेज रहेगा तो मैं समझता हूं कि उनका कहना यह है कि मुल्क में महंगाई इससे 2 गुना 3 गुना 4 गुना ज्यादा चल जाएगी। अभी बजट के आने वाला है, तो शौकत तरीन साहब की जो भी क्रेडिबिलिटी रही है या उनका जो भी तरीकाकार है दोस्तों का, हालांकि गोके इनके बारे में कहना यह है कि शौकत तरीन साहब भी जिन दोस्तों के साथ एक दिन बैठे और उसके बाद शौकत तरीन साहब का पहले व्यू पॉइंट यह था कि जब तक मेरी नैब से मैं फारिग नहीं हूंगा मैं गवर्नमेंट ज्वाइन नहीं करूंगा। तो हम ये समझ रहे थे कि शौकत तरीन साहब शायद इस बजट के बाद इस गवर्नमेंट को ज्वाइन करेंगे, लेकिन वो जैसे पीटीआई की गवर्नमेंट भी यू टर्न लेती रहती है। बहरहाल शौकत तरीन साहब ने अच्छा किया कि इनको सहारा देने के लिए उन्होंने कैबिनेट को ज्वाइन किया। अब शौकत तरीन साहब के साथ उनके पास एक बजट है और 6 माह है। शौकत तरीन साहब ने इस बात को तस्लीम किया है कि ये एक ज़रूरी मुल्क है, इसमें सबसे पहले हमने किसानों के लिए कुछ पैकेज देना है। उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि हमने नौजवानों को एक पैकेज देना है। अब उन्होंने पैकेजेस निकाले। हमारा कहना यह है कि हम यकीन करते हैं कि शौकत तरीन साहब इस गवर्नमेंट को ये कहेंगे कि आप किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, आवाम के लिए इस किस्म की पॉलिसीज बनाएं कि लोग जो है अपने पांव पे खड़े हो सकें, ना कि लोग जो है वो आपकी तरफ देखें और लोग पैकेजेस खैरात की तरफ लोग देखें। मैं कहता हूं किसानों को पैकेजेस देना है, उनके लिए आप फर्टिलाइजर की जो प्राइसेस हैं उस पॉलिसी के ऊपर लेके आए। तो आपने किसानों को कुछ करना है तो आप उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी ट्यूबवेल के जो काम है उसके ऊपर जो है अभियाना वगैरह का जो सिलसिला है उसके ऊपर आप ये काफी अच्छी प्रपोजिशंस है आपकी तरफ से, उसके ऊपर काम करें। स्टूडेंट्स के लिए तालीम की पॉलिसीज जो है वो बनाए, नौजवानों के लिए कारोबार पैदा करने के लिए जराए बनाए, न कि आप उनके लिए इस किस्म की स्कीम करें कि लोग बजाय रोजगार ढूंढने के लिए, मुल्क में कंट्रीब्यूट करने के लिए आवाम जो खाली बैंकों पे लाइन लगा के रहे। तो मैं ये यकीन करता हूं कि ये बजट जब आएगा तो ये पता चलेगा कि अवामों को, आवाम को जिस तरीके से एक जमाने में पीटीआई, जब आज तक भी मैं ये समझता हूं कि मौजूदा पीटीआई को ये आज तक मैं समझता हूं यकीन नहीं हो चुका कि आज भी वो इक्तदार में है या नहीं है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का अमूमन ये कहना आप सुनते हैं कि उनका कहना ये होता है कि पार्लियामान के अंदर जो है वो अशराफिया बैठी हुई है। भाई पार्लियामान में आपकी सादा अक्सरियत तो है, आप ये तो समझे कि इस मुल्क के आप प्राइम मिनिस्टर हैं। सिवाय अपोजिशन पे तनकीद करने के अलावा कोई पॉजिटिव स्टेप जो है इस मुल्क में नहीं उठाया गया। और मैं ये समझता हूं कि राइट सेनेटर साहब, मैं मुझे इजाजत दीजिएगा, आपके बड़े जामे मेरे पास रिमार्क्स आ गए, बल्कि मैं आप ही की बात में अगर मुझे इजाजत हो इजाफा करने की कि नैब के हवाले से भी जनाब शौकत तरीन ने जो एक पर्सपेक्टिव था जो अपोजिशन का था उसको उन्होंने इन अ वे इंडोर्स किया। उन्होंने ये कहा कि ब्यूरोक्रेट्स को मसाइल दरपेश हैं क्योंकि नैब की जो तलवार है उनके ऊपर लटकती रहती है। यावर अब्बास साहब, टू यू सर, पीपल्स पार्टी का तजुर्बा है, आपने सुना अभी सेनेटर शहादत अवान उन्होंने जो अभी इजहार ख्याल किया, वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का तजुर्बा जनाब शौकत तरीन के पास है। आईएमएफ से भी वो कहते हैं कि मौजूदा जो मुआहदा है उसमें बहुत रीनेगोशिएशन की गुंजाइश है और पिछली जो सर्टेनली जो अभी आप ही की हुकूमत की जो मुआशी कारकर्दगी है उसके हवाले से भी वो बहुत सीरियस सवालिया निशानात लगा चुके हैं जब उन्होंने पहली मरतबा इजहार ख्याल किया था। दैट इज करेक्ट। हमने बल्कि प्रोग्राम में अपनी इसी प्रोग्राम की निशिस्त में हमने इन वन आई थिंक लास्ट टू लास्ट वीक हमने इसको एट लेंथ कवर भी किया था।
तो यावर साहब आप बताइएगा क्या उम्मीद रखी जाए, और कोई कंस्ट्रक्टिव काम अभी सेनेटर साहब कह रहे हैं कि ऑपोजिशन को भी आप साथ एंगेज करें, उनको साथ लेकर चलें, बजट की आमद आमद है, अवाम क्या तवक्को रखे, क्योंकि पिछले बजट्स में पेंशन्स और सैलरीज वगैरह के हवाले से वो रिलीफ ना मिला अवाम को जो कि उनको तवक्को थी। जी यावर साहब को मैं रिकनेक्ट करती हूँ ताकि रेलिवेंटली उनका इस हवाले से नुक्ता नजर आ जाए। जी तारिक साहब, इसी बात का आप जवाब दें, आपके ख्याल में कि ये जो 5% है तो मौजूदा हालात में काफी ओवर एम्बिशियस हदफ, ये कितना अचीवेबल है या आपको लगता है कि अनरियलिस्टिक है? बहुत शुक्रिया मोना। एक तो ये कि थोड़ा सा ओवर एम्बिशियस आप जरूर कह सकते हैं, उसकी वजह जो है वो अगर आपके सामने फिगर हो 2019-20 के, जिसमें हमारा जीडीपी जो है वो माइनस में चला गया था, -0.4 के ऊपर। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम 5 की जीडीपी पे नहीं थे। 2017 या 2018 की जो सूरत हाल है, जिसको क्लेम भी करती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की, जब हमने छोड़ा था तो वो 5.3 पे या 5.8 पे था। अच्छी बात यह है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, जिसमें आईएमएफ हो, जिसमें जो दूसरे आलमी मालियाती इदारे हों, उनके इंडिकेशन है इस तरीके के वो कि पाकिस्तान का जो जीडीपी ग्रोथ है, जिस तरह आईएमएफ का कहना यह है कि 2022 के अंदर हम 4 पॉइंट के आसपास होंगे। जो हमारे पिछले 9 महीने के जो रिजल्ट हैं इस साल के दौरान, बावजूद इसके कि कोरोना है, बावजूद इसके कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वो नहीं है जो कि आइडियल होनी चाहिए, बावजूद इसके कि हमारे यहाँ गवर्नेंस के इश्यूज हैं, बावजूद इसके कि हमारे यहाँ टीम जो है वो बार बार तब्दील होती रही है, लेकिन अल्लाह का करम यह है कि हालात हमारे उतने खराब नहीं हैं जितने इन सारी सूरत हाल के बावजूद खराब होने चाहिए थे। तो अब जब ये फिस्कल ईयर खत्म होगा तो हमारी उम्मीद ये है कि हम जो है वो कहीं 2.5 या 2 और 3 के बीच में कहीं पे फॉल करेंगे। तो आईएमएफ का पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी यही है कि हम 2022 के अंदर है वो 4% के ऊपर होंगे। शौकत तरीन साहब क्या कह रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि 2023 के अंदर हम 5 से 6% के ऊपर हमें ले जाना होगा। और अगर पाकिस्तान को आपने सरवाइव करवाना है, पाकिस्तान के अंदर कोई अवाम की जो हालत है वो बेहतर बनानी है, पाकिस्तान की मईशत को किसी इस काबिल खड़ा कर होना है जहां हमारी सूरत हाल बेहतर हो, तो हमारे पास इसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं है। अब अगर ये टारगेट अनरियलिस्टिक भी है, अगर ये टारगेट जो है वो ओवर एम्बिशियस भी है, तो तब भी अचीव करना पड़ेगा है। क्योंकि जो जीडीपी है हमारे यहाँ तकरीबन 20 लाख अफराद जो है वो हर साल वो बेरोजगारों की तादाद में इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता जो 2.5-3 साल का अरसा है उसके अंदर हमारा जो पॉवर्टी लेवल है वो बढ़ के 40% से भी ऊपर चला गया। यानी हमारे यहाँ कोई 9 से 10 करोड़ अफराद ऐसे हैं जो खतरे गुर्बत की लकीर के नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं शहादत ऐवान साहब की बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ कि जो नेशनल इश्यूज हैं, जो जिससे हमारी रियासत का, हमारी कौम का जो मुस्तकबिल है जिसके ऊपर मुनहसर है, उसके ऊपर सियासत को बालाए ताक रखकर पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टी को कंसेंसस बिल्ड करना होगा। चाहे आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का उसको इकोनॉमी का नाम दें, चाहे आप कोई और नाम दें, जब तक पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर एक साथ नहीं बैठेंगे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाएंगे, एक कोर एजेंडा सेट नहीं करेंगे, खुदा न खास्ता हम किसी तरीके से जो है वो अदम इस्तेहकाम का शिकार होते रहेंगे, जिसका अब ये मुल्क मजीद मुतामिल नहीं हो सकता। अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि बहुत सारी चीजें हमारे ठीक डायरेक्शन में हुई हैं, अल्लाह की तरफ से तबाह तारिक साहब, आपने बड़ा आपने जामे किस्म के इस बात पे कॉम्प्रिहेंसिवली हमें बताया है कि ओवर एम्बिशियस ही सही, अनरियलिस्टिक ही सही, लेकिन इस टारगेट को अचीव करने के अलावा 5% शरह नमू का और कोई चारा हमारे पास नहीं है। यावर साहब, मैंने पहले सर आपकी तरफ रुजू किया था लेकिन गालिबन ये कि मुझे आपकी आवाज नहीं मौसूल हुई। अब आप बताइएगा, जनाब शहादत ऐवान, ही इज ऑफ द व्यू कि पीपल्स पार्टी का तजुर्बा है जनाब शौकत तरीन के पास, और वो रीनेगोशिएट करने की भी बात कर रहे हैं आईएमएफ के प्रेजेंट मुआहदे को जो कि पाकिस्तान के साथ है। तो ये बताइएगा, बजट की आमद है, पिछले जो बजट्स गुजरे उसमें जो अवाम की सतह पर जो एक रिलीफ की तवक्को थी सैलरीज में, पेंशन्स में, वो ना मिल पाया। क्या इस दफा ये एक्सपेक्टेशन रखी जाए हुकूमत से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम। देखिए, सबसे पहले तो जो पिछले बजट थे उसके अंदर से बहुत सारा डेवलपमेंटल सेक्टर का जो पैसा था वो निकाल के कोविड की तरफ डाल दिया गया। इकोनॉमी का जो हाल था जो हमारे हवाले हुआ
तो ये लोग बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन रियलिस्टिकली जब आप फिगर वर्क को देखते हैं, स्टेटिस्टिक्स को देखते हैं, तो आपको हकीकत जाहिर हो जाती है। पुरानी बातों को बार बार खोलने का फायदा कोई भी नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे मसला पाकिस्तान का है, तो लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान। देखिए, इस दफा ये हो रहा है कि पंजाब विच इज द मेन बुलवर्क फॉर द होल कंट्री, इसके अंदर पंजाब के अंदर जो डेवलपमेंटल साइड है वो हर जिले के अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली दफा पंजाब की तारीख में हर जिले को एक डेवलपमेंटल पैकेज दिया जा रहा है, जो वेरी कर रहा है 8 अरब से लेकर तकरीबन 20 अरब तक। और इससे फायदा ये होगा कि हुकूमत वक्त जब भी डिप्रेशन होता है, जब भी अनएम्प्लॉयमेंट होती है, तो हुकूमत वक्त के पास अगर पैसा हो तो वो पैसा स्पेंड करते हैं डेवलपमेंट की साइड के ऊपर, ताकि ये ग्रोथ जनरेट हो सके। इससे फायदा ये हुआ है कि जो थोड़ा बहुत भी तक काम शुरू हुआ है, आप ग्रोथ को देख लें कि आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, आप उसका हाल देख लें कि वो कहाँ पे उसका परसेंटेज इंक्रीज क्या है ग्रोथ में, आपकी एक्सपोर्ट्स के अंदर क्या ग्रोथ आई है, आपकी बिल्डिंग इंडस्ट्री में क्या ग्रोथ आई है। तो वो अगर बिल्कुल मैं कहता हूँ कि चीजों को उठा के फेंक भी देना, तो जहाँ पे जो एक बात नजर आ रही है बड़ी क्लियरली कि 13.5% आपकी सिर्फ एक्सपोर्ट इंक्रीज हुई है, एंड विच इज व्हेन के डॉलर रुपी 169 से 150 को कल हिट किया है। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा 20 रुपया मजबूत हुआ है, तारीख में पहली दफा ये हुआ है। फिर आपके इसके ऊपर एक्सपोर्ट 13.5% इंक्रीज हुई है। फिर इसके अलावा देखिए, जो यूरो बॉन्ड आपने फ्लोट किया वो कोई 2.5 अरब रुपया आपको, 2.5 अरब डॉलर आपको उसके अंदर मिला है। FDR का जो रेवेन्यू है वो 11% टारगेट से ज्यादा है। इंडस्ट्री कार मैन्युफैक्चरिंग को ले लें, 18% ग्रोथ है। आप स्टॉक एक्सचेंज को देख लें, 66% ग्रोथ है कंपेयर टू लास्ट ईयर। ये वो चीजें जो दिखाती है कि इकोनॉमी राइट डायरेक्शन में। फिर आपका जो इंहिसार है वो होता है आपका एग्रीकल्चर पे। अच्छा यावर साहब, इफ आई में आस्क यू, जाहिर है मैं अगले सवाल की तरफ आप तमाम मुअज़्ज़िज़ हजरात के साथ बढ़ती हूँ, लेकिन यावर साहब सिर्फ एक बात और इजाफी तौर पे आप फरमा दें कि जनाब शौकत तरीन ने, आपको पता है जब पहली मरतबा उन्होंने इजहार ख्याल किया, हमने भी जाहिर है इस प्रोग्राम में वो उसको एट लेंथ कवर किया था और तमाम दीगर प्रोग्राम्स में भी मुझे पता है इस पर बहुत बात हुई थी कि ये बात थी, उन्होंने कहा था कि अभी तक जो मईशत की सिमत रही है उसके हवाले से उन्होंने बड़े सवालिया निशानात उठाए थे। कोरोना से बचाव की तदबीर, न सियाहत न तफरी, इसलिए 8 से 16 मई आए, ईद मनाएं नए अंदाज से। मैचिंग मास्क पहने, नमाज ईद की अदायगी खुले मैदान में, सफबंदी और ईद मुबारक फासले के साथ। रिश्तेदारों से वीडियो चैट पर मिलें, अपने टीवी लाउंज को सिनेमा बनाएं, घर की छत पर पिकनिक मनाएं, ईद की छुट्टियां घर पर, सब के लिए बेहतर। हुकूमत पाकिस्तान। कोरोना से बचाव की तदबीर, न सियाहत न तफरी, इसलिए 8 से 16 मई आए, ईद मनाएं नए अंदाज से। मैचिंग मास्क पहने, नमाज ईद की अदायगी खुले मैदान में, सफबंदी और ईद मुबारक फासले के साथ। रिश्तेदारों से वीडियो चैट पर मिलें, अपने टीवी लाउंज को सिनेमा बनाएं, घर की छत पर पिकनिक मनाएं, ईद की छुट्टियां घर पर, सब के लिए बेहतर। हुकूमत पाकिस्तान। और ऑप्शन नहीं होगा कि उसको पूछ रहे। अगर ये तासुर जाता है कि कार्रवाई जो है वो मेरिट पर हो रही है, तहकीकात मेरिट पर हो रही है और उसमें जहांगीर तरीन XYZ कोई भी शख्स है उसके खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई हो रही है, तो किसी के लिए मुमकिन नहीं होगा कि जाके किसी गलत आदमी, शायद 1-2-4 लोग हो, लेकिन उसके अलावा ज्यादा बड़ी तादाद में लोग नहीं खड़े। लेकिन तारिक साहब, एक तो आपने फैक्चुअली हम तमाम को बता दिया है कि क्या सिनेरियो है, आपके अपने सर तज्जिए में ये भी हमें बताएं कि आपको लगता है कि ये बात उसी तरह से है और इसको मनोअन हम इसी कॉन्टेक्स्ट में इसको एक्सेप्ट भी करें कि वजीर आजम कह रहे हैं कि कम वोट में अगर हुकूमत भी चली जाए, यानी कि वाज़े तौर पर उनका यही इशारा है कि अगर कुछ लोग इस बात पे अलहदा भी होना चाहते हैं, राहें जुदा भी करना चाहते हैं, तो इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ये इसी तरह से इस बात को हम एक्सेप्ट भी करें? इमरान खान साहब का मिजाज है इस तरह का, तो उस तरह की बातें करते हैं, लेकिन आप ये देखें कि हुकूमत में बैठे हुए लोग हुकूमत बचाने की आखिरी हद तक कोशिश करते हैं और आखिरी वक्त तक कोशिशें करते रहते हैं। तो ये कहना, इसी वजह से तो फिर इत्तेहादियों को मनाया जाता है, उनकी बात, बहुत सारी बातें मानी जाती हैं, चीजें होती हैं। तो अगर कोई ऐसी सूरत हाल डेवलप होती है कि पॉलिटिकल प्रेशर को बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो मुझे लगता है कि ये देखिए
जी। फिर और बातें हुई। तो पॉलिटिकल प्रेशर ये कहें कि 1% भी नहीं है और फिर जहांगीर तरीन साहब जैसी शख्सियत का या एक कद काट के आदमी का, तो ये कहना नाजायज होगा। लेकिन ये बात है कि पाकिस्तान के जो 22 करोड़ आवाम है वो यही बात सुनना चाहते हैं। इमरान खान की जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, वो चाहते हैं कि ये जो शुगर कार्टेल है, चाहे ये जो गंदम के माफिया वाले हैं, चाहे शुगर के हैं, चाहे किसी और या जो पेट्रोल तो बहरान कब का, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, कब लोगों की इनसे जान छूटेगी, कब तक ये लोग जो बड़े बड़े ताकतवर लोग हैं, जो माफिया की सूरत में जो बड़े बड़े जो है जिनके पास इख्तियार है, इख्तिदार है, असम्बलियों में बैठे हुए हैं, वजारतों में बैठे हुए हैं, इनके खिलाफ करेक्ट वजह से कार्रवाई नहीं होगी कि वो उनके पास जो है। ठीक है यावर साहब बताइएगा, अभी आपने तारिक साहब को सुना, वो कह रहे हैं ये आपकी ही हुकूमत का इम्तिहान है कि आया इतने सख्त पॉलिटिकल साथ साथ प्रेशर्स होने के बावजूद भी आप अपने इस वादे को कैसे वफा करेंगे कि ये जो कार्टल्स हैं या माफिया, जो भी इनके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करें, जहां पर जो बरसरे इक्तदार जो भी हो, उस तरह से एक पूरे सिस्टम को हाईजैक करके ये लोग अपनी मोनोपोली करते हैं, तो क्या ये उम्मीद रखी जाए डिस्पाइट द पॉलिटिकल प्रेशर्स जिनकी तरफ बड़े खुल के तारिक साहब ने बात की है अभी? देखिए, मैं टोटली तारिक साहब से एग्री करता हूँ एंड ये हमारा टेस्ट है और ये टेस्ट भी ऐसा मुश्किल है कि हमारे पास कोई क्लियर मेजोरिटी एज सच कोई वो कहते हैं ना कि 2/3 मेजोरिटी लोगों के पास थी, वो तो है नहीं, हमारे पास नहीं है। लेकिन हमारे ऊपर टेस्ट है विद लिटिल वेरी स्लिम, जो एक छोटी सी लीड है, उसके बावजूद इमरान खान साहब इतना रिजॉल्व शो कर रहे हैं, तो ये दिखाते हैं कि बंदा सेल्फलेस है, बंदे को अपनी जात की, अपनी हुकूमत की परवाह नहीं है। लेकिन जो चीजें गलत हो चुकी है इस मुल्क में, उनको दुरुस्त करने की जरूरत है और उसके लिए वो कहते हैं कि अगर मुझे अपनी कुर्बानी भी देनी पड़ी, अपनी हुकूमत की देनी पड़ी, आई विल डू इट। और दूसरी देखिए जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये शुगर माफिया या शुगर कार्टेल है, इनको ये बनने की इजाजत कैसे मिली? फिर इन लोगों ने जाके साउथ में जो आपका कपास का इलाका था, वहां पे शुगर केन उगानी शुरू कर दी। आपका मुल्क जो दुनिया का 3 बड़े मुल्कों में से था जो कॉटन एक्सपोर्ट करता था, वो अभी कॉटन इंपोर्ट कर रहे हैं। जी जी, और ये बहुत बदकिस्मत सिनेरियो है। कर रहे हैं साउथ में, उसको एक तो जो पानी आपके पास, एक महंगा पानी 3 दफा या 4 दफा आप उसको पानी देते हैं। फिर जब ये लोग चीनी बनाते हैं, किसानों को रगड़ते हैं। फिर उसके बाद जब एक्सपोर्ट करने की बात आती है तो कहते हैं हम दुनिया के साथ कंपीट नहीं कर सकते, तो हमें सब्सिडी दो। यार, ये मुल्क तुम्हारा नौकर है कि फैक्ट्री तुम लगाओ, अरबों तुम कमाओ, और एक्सपोर्ट करने की बात आती है तो भाई हम लोग कंपीट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हो तो मत करो, इस मुल्क में सस्ती करके बेचो, इस मुल्क में भी महंगी करके बेचो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नून के जमाने में डोमेस्टिक इतनी आपके पास रिक्वायरमेंट है, आप यहाँ बेचें, सही बात है। 130 रुपए किलो चीनी हुई थी नून के जमाने में, हमारे जमाने में 110 से ऊपर नहीं गई है। लेकिन इवन देन मैं कहता हूँ कि चाहे कोई भी हो, चाहे हमारा है चाहे दूसरा है, अगर इसके अंदर मैं सजेस्ट ये कर रहा था, मैंने एक दफा बोला भी है कि दुबई में एक शुगर मिल लगी है जो एशिया की सबसे बड़ी है। मुझे वहां पे एक शुगर केन, एक गन्ना नहीं उगता है उस पूरे मुल्क में। सही बात है, तो हमें गन्ना उगाने की यहाँ पे जरूरत कोई भी नहीं है। हम कॉटन उगाएं, हम अपने कैश क्रॉप्स उगाएं और शुगर बनाने के लिए, बल्कि यावर साहब आप मुझसे बेहतर जानते हैं, हमने अपने दीगर क्रॉप्स को खराब करके ये जो गन्ने की फसलें हैं, ये जो पिछली पॉलिसीज रही हैं उसके तहत हमने लगाई हैं। साउथ पंजाब को हमने तबाह करके रख दिया कि वहां पे गन्ना ही गन्ना है। और जो सबसे महंगी कमोडिटी है, अशिया है, वो है पानी। हम 4 दफा पानी देते हैं गन्ने की फसल को, या 3 दफा देते हैं, और फिर हम इनको सब्सिडी भी देते हैं क्योंकि ये लोग खरबपति हैं, तो इनके खरबों में कुछ कमी हो जाएगी तो हम इनको खरबों की सब्सिडी देते हैं। सबसे बड़ा इस मुल्क को नुकसान देने वाला वो अमीर इंसान है जिससे गरीबों को सिर्फ पीसा है, हुकूमतों को ब्लैकमेल करके। और मैं कहता हूँ खान साहब का बहुत बड़ा जुर्रतमंद एक वो बयान है कि आई विल टेक देम ऑन, चाहे मेरी हुकूमत जाती है जाए। इन खरबपतियों को एक दफा समझ आनी चाहिए कि ये लौंडी नहीं है। सेनेटर शहादत अवान सर, आपने सुना, बिला तफरीक कार्रवाई होगी, ख्वाब ओमनी ग्रुप की शुगर मिल्स हो, जरदारी ग्रुप, शरीफ ग्रुप, जेकेटी ग्रुप हो, इत्तेहादियों की हो, इसके ऊपर बिला तफरीक कार्रवाई होगी। मैंने यावर अब्बास साहब का बहुत एहतराम है, उनकी बात मैंने बड़े जो है सब्र के साथ सुनी है। मेरा कहना ये है, पहली बात तो ये है कि दोस्तों से मैं ये इस्तदा करता हूँ कि भाई अब आप ये समझें
कि इस वक्त आप अपोजिशन में नहीं हैं, इस वक्त आप हुकूमत में हैं, नंबर एक। और तमाम जो मसाइल है इंडिविजुअल के मसाइल के ऊपर प्राइम मिनिस्टर को उसको काम नहीं करना, मुतलका जो अदारे हैं जिनका ये काम है अदारों को काम करने दें। मेरा कहना ये है कि एक जहांगीर तरीन साहब जो हैं उनके मसले के ऊपर तो आपने जो है एक पहले कमीशन आपने खुद बनाया, कमीशन की रिपोर्ट आ गई, उस पे अदारों को काम करने दें। चंद लोगों पे आम रेगुलर जो है एक किस्म की छोटी छोटी FIR भी हो गई ताकि जो दोस्त अहबाब हैं वो जल्द से जल्द क्लियर भी हो सके। देखिए मैं एज ए अवाम ये आज हमसे सवाल पूछती है कि अगर आम आदमी देखते हैं 2011 में ये शुगर का मसला था तो तांदलिया वाला शुगर मिल का मसला था वो नैब के पास चला गया और अब इस वक्त का जो मसला है वो FIA के पास चलेगा। अगर ये स्टॉक की बात होती है तब तो वो रेगुलर कोर्ट में जाती है। और सोने पे सुहागा इस बात में हम परेशान क्यों हैं कि नंबर एक, पहली बात तो ये है कि एक तरफ जो है FIA इन्वेस्टिगेशन करती है और दूसरी तरफ जाके FIA का प्रोसिक्यूटर कोर्ट में जाके ये कह देता है कि जनाब इस केस में कुछ नहीं है, गो के हमने FIR तो काट दी, नंबर एक। उसके अलावा मैं आपको हेलो जी जी शहादत साहब, वो कह देते हैं कि इन केसेस में इस किस्म की कोई सूरत हाल हाँ, नहीं। उन्होंने ये कहा था जो FIR लॉ जो है उसमें शुगर ये पूरे क्राइसिस का कोई जिक्र नहीं था। उसके अलावा ये है कि तरीन साहब डेफिनेटली इस मुल्क का हर बंदा किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड है, हर बंदे को कारोबार करने का हक है, लेकिन ये हुकूमत की नाअहली है कि वो किसी चीज को हुकूमत कंट्रोल नहीं कर सकती। मेरा कहना यह है कि एक कमीशन बनने के बाद हमें अली जफर साहब का बहुत ज्यादा एहतराम है, मेरे तो वो वकील दोस्त भी हैं। अली जफर साहब रिपोर्ट क्यों पेश करेंगे जहांगीर तरीन साहब की? भाई आप जो है अदारों को काम करने दें, अदारों को देखने दें ताकि अवामुन्नास को रिलीफ मिले। अगर मुकदमात का फैसला आपके अपने एक सेनेटर के उसकी रिपोर्ट के ऊपर फैसला होना है तो उसके ऊपर शको शबूहात जो हैं, लेकिन शहादत साहब बात ये है कि सर ये तो बताएं कि ये इससे अरसे दराज से जो मामला खराब रहा है जिसकी तरफ यावर साहब ने भी निशानदेही की है, उन्होंने कहा है हमने किस तरह से सर ये एक और बात इजाफी तौर पे फरमा दें मुख्तसरन, फिर मैं अपना मौजू बदलूं और आप तमाम से उसके बारे में बात करूं, लेकिन इस वक्त इसके बारे में थोड़ा सा मजीद इज़हार ख्याल ये भी हमें बता दें कि ये जो यावर साहब कह रहे हैं इस बात में भी दैट होल्ड्स अ लॉट ऑफ वेट शहादत साहब कि हमने किस तरह से गन्ने की फसलें और फिर अपनी पॉलिसीज के तहत पिछली पॉलिसीज आपकी गवर्नमेंट नून लीग की गवर्नमेंट हमने ये पॉलिसीज देखी कि इनकरेज किया गया कि दीगर फसलों की जगह उनके ऊपर प्रेसिडेंस देकर गन्ने की फसल लगाई जाए, और फिर उसके बाद आपने देखा है कि हमारा क्रॉप हमारी कपास किस तरह से मुतासिर हुई है इस पॉलिसी इस डिसीजन की वजह से जो कि पिछले अदवार में लिया गया। देखिए मेरी गुजारिश ये है कि मेरा कहना यही है कि आप अपनी पॉलिसीज इस तरीके से बनाएं कि अवाम को फायदा हो। बात यह है कि इस वक्त आप देख लें कि गवर्नमेंट में कितने बैठे हुए लोगों की शुगर मिले हैं। जहांगीर तरीन साहब को भी हम PTI का गिनते हैं, खुसरो मुख्तियार साहब को भी हम PTI का गिनते हैं। मेरा कहना यह है गवर्नमेंट का काम ये नहीं है कि गवर्नमेंट तो ग्रोवर को सब्सिडी दे, जो गन्ना पैदा कर रहे हैं उसको गवर्नमेंट ने नहीं देना, उनको जो चीजें गवर्नमेंट ने देनी है वो गवर्नमेंट उनको दे, इस मुल्क को कौम को चलने दे। आई टोटली एंडोर्स, बिल्कुल आप ये बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसी में सर मेरा सवाल था अब जो माजी की पॉलिसीज रही हैं उसके बारे में भी थोड़ा बताएं कि ऐसा क्यों किया गया। मोना मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ। माजी में तो सारा दिन हम सुनते हैं कि माजी वाले तो सारे चोर थे, डकैत थे। बात यह है कि यावर अब्बास साहब की गवर्नमेंट ने माशाल्लाह आधे से ज्यादा टाइम गुजार लिया है, तो यावर साहब ने कौन सी दूध की नहरें बहा दी हैं? PTI ने कौन सा काम कर दिया है कि अवाम को चीनी 55 रुपए किलो के हिसाब से मिल रही है? देखें बात यह है यावर साहब, चीजों को हमें मानना चाहिए, हमें तस्लीम करना चाहिए, जो अवाम के इश्यूज हैं उन पे काम करना चाहिए। और लोगों ये देखें ना, ये जो खाली हिंसों का जो गौरव धंधा नहीं होना चाहिए, लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए। सेनेटर साहब इज ऑफ द व्यू कि चले पिछले बारे में तो हम मुसलसल तनकीद करते हैं और यावर साहब बिल्कुल इस पे मजीद भी अगर आपका रिस्पांस या रिएक्शन मैं जरूर मांगूंगी, लेकिन नाजरीन
पहले मौजू अपना बदल लेते हैं, उसके ऊपर बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसी कंटिन्यूटी में इफ यावर साहब वांट्स टू ऐड समथिंग तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ बिल्कुल कि वो इस पे ज़रूर ऐड करें। शहादत साहब ने उनसे मुखातिब होकर जो बात की है कि अब पॉलिसीज़ का क्या आलम है और अब पॉलिसीज़ में कितना रिलीफ है जो कि दिया जा रहा है। नाजरीन, कल ही के इस पूरे सेशन में जो कि वजीर आजम इमरान खान के इस पब्लिक इंटरेक्शन में हमने देखा कि चहमगोइयों के हवाले से एक फाइनल दोबारा से नन अदर देन द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ दिस कंट्री ये उन्होंने कहा कि 5 अगस्त का जब तक इकदाम 2019 5 अगस्त जो भारत का इकदाम मकबूजा जम्मू कश्मीर के हवाले से था, जहां पे बहुत उनके स्पेशल स्टेटस को भी वापस ले लिया गया, उनके डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए भी एक तरह से उनकी एक तरह से बुलडोज कर दिया गया उनकी अपनी पार्लियामेंट को, और ये कहा गया कि जो यहाँ पर हो वो हो, और उसको बिल्कुल एक तरह से कवर, एक लीगल कवर, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कवर, एक बहुत फाशिस्ट किस्म के मेजर में मोदी हुकूमत ने दिया। जब तक इस पर्टिकुलर इकदाम को वापस नहीं लिया जाता तब तक भारत से कोई बात नहीं होगी। यावर साहब, ये सवाल का जवाब पहले आपसे मैं अगर देख लें और आपका अगर इजहार ख्याल मेरे पास पहले आ जाए, और इन द सेम कंटिन्यूटी अभी शहादत साहब जो इससे पहले फरमा रहे थे, मोस्ट वेलकम, उस पर आप जरा रिएक्ट करें कि वो कह रहे हैं कि अब की पॉलिसीज में रिलीफ कहाँ है अवाम के लिए। अब पिछले वालों की पॉलिसीज के ऊपर बिल्कुल हम लाख दफा बात कर सकते हैं, वो अब की पॉलिसीज के हवाले से भी आपसे पूछ रहे हैं। ये आपका अगर इसके ऊपर कोई जवाब है तो जरूर बताएं। साथ साथ क्या आपको लगता है कि ये जो चहमगोइयां भारत से बातचीत और बैकडोर डिप्लोमेसी के हवाले से जारी थी कि कुछ होने वाला है और हम तमाम चीज़ों पे भारत से अब आगे बातचीत होने लगी है और बिल्कुल हालात साजगार हो गए हैं, आपको लगता है कि ये जो र्यूमर मिल है ये बंद हो जाएगी कल वजीर आजम के स्टेटमेंट के बाद? देखिए, पहले तो शहादत साहब की मैं बात का जवाब दूं। जहां तक बात है कि क्या पॉलिसीज में चेंज आई है, हम लोगों ने 1.1 ट्रिलियन रुपीस फार्मर्स को डायरेक्ट सब्सिडी दी है, जिसकी वजह से आपके जो मुख्तलिफ क्रॉप्स हैं 22%, 23%, 25% इंक्रीज हुए। हम लोगों ने फॉर द फर्स्ट टाइम वीट का जो सपोर्ट प्राइस है आप उसको देखें, हमने इंक्रीज किया, उससे हमारी प्रोक्योरमेंट तकरीबन 96% हो चुकी है पंजाब में। इशू ये नहीं होता है, इशू ये होता है कि लॉन्ग कंसिस्टेंट और आपका जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो इन्वॉल्व ना हो। अभी देखें, जितने चौधरी से या अपने शरीफ से जितने ये ओमनी ग्रुप है, चाहे इसके अंदर आप जहांगीर तरीन को ऐड कर लें, इन लोगों ने मिल्क को जब साउथ में मूव किया, एक पॉलिसी नहीं बन गई कि वहां पे शुगर केन ग्रो करना शुरू कर दिया, और उसके अंदर नुकसान मुल्क का ये हुआ लॉन्ग टर्म के कॉटन खत्म हो गया। इस दफा आपने तकरीबन 4 से 5 अरब डॉलर की कॉटन इंपोर्ट की। ये जुल्म किसने किया? ये पिछली हुकूमतें ने किया। सडनली पीटीआई आके चेंज नहीं कर सकती है, लेकिन अभी हम लोग जो कर रहे हैं, जिस चीज को एक वो टारगेटेड ऑपरेशन एज फार एज क्रॉपिंग इज कंसर्न, क्रॉप की डेजिग्नेशन जियोमेट्रिकली हम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इसको हम क्लियर करें ये एरिया प्लांट क्रॉप का है, ये एरिया प्लांट क्रॉप का है। राइट सर, पॉइंट मेड। नीड भी पूरी हो और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को भी देखा जाए। राइट, भारत का इकदाम सर, ये 5 अगस्त 2019 का इकदाम वापस नहीं लिया जाएगा, लेकिन अब आगे हुकूमत क्या करने जा रही है सर? ये कश्मीर के ऊपर ये इस लेवल की बर्बरियत 2019 के बाद से जो बड़ी है, उसके बारे में अब पाकिस्तान हुकूमत से क्या तवक्को हम रखें? क्योंकि ये बात है कि बिल्कुल आप कह रहे हैं कि इस वक्त बात नहीं की जाएगी, लेकिन यकीनन हम फिर उसके अलावा स्टेटस को भी तो नहीं रहने दे सकते, आगे फिर किया क्या जाएगा? देखिए, इसके अंदर 2-3 चीजें है ना। अभी देखिए, जो ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन में जो कुछ हो रहा है और जिस तरीके से जुल्म हो रहा है, आप उसके खिलाफ स्टेटमेंट ही दे सकते हैं, क्योंकि जो वेस्ट की मुनाफकत है, खासतौर अमेरिका की, बरतानिया की और इनकी जो मुनाफकत है और इस्लाम फोबिया जो है, ये मुसलमानों के खिलाफ इनकी हर कार्रवाई, इनको वो यहूदी जो वो ज़ायनिस्ट जो मर्जी करे, इनको कबूल है। और होलोकॉस्ट के बारे में आप नहीं बोल सकते। पाक नबी खातिमुल अंबिया के खिलाफ कार्टून आ जाए, ये लोग कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच है। खान साहब ने यही बात कही। कश्मीर के मामले में एग्जैक्टली वही चीज है कि इंडिया जो करे, वेस्ट अपनी मुनाफकत में फंसा हुआ है, वो कबूल कर लेता है। हम लोग अगर देखें, अभी ये हुकूमत वक्त के लिए, चाहे कोई भी हुकूमत होती है, बड़ा मुश्किल सवाल है कि आप इनसे बात करके बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं या उनके साथ बात ना करके उनके पर प्रेशर डाल के बात बढ़वाना चाहते हैं। आपने देखा कि सिवाय 1-2 मुल्कों के, मुसलमान मुल्कों के, बाकी मुसलमान मुल्कों ने जिस तरीके से पाकिस्तान को अंधेरे में रखा और धोखा दिया और कश्मीर के मामले में आवाज नहीं बुलंद करते,
उसका नुकसान किसको है? मुसलमानों की कौज को है। तो फिर आपने ये देखना है कि आप उनके ऊपर दोबारा इन्हिसार कर सकते हैं इन मुसलमान मुल्कों पे कि जो फलस्तीनियों को मारा जा रहा है और वो फिर भी जाके हाथ मिलाते हैं। तो आप कश्मीर के मामले में उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? तो वहां पे आपको अपने बलबूते पे खड़ा होना है, आपने अपनी खुद पॉलिसी बनानी है। यहाँ पे सिर्फ एक बात वजीर आजम ने कही, हमें बात करने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन जो उन्हें यकतरफा वो ड्रैकोनियन एक वो नया लॉ ला के और उस अमेंडमेंट को उड़ा के उसको जब तक वापस रिवर्स नहीं करेंगे, वी विल नॉट टॉक टू देम। कि कुछ इखलाकी प्रेशर तो हो, या तो फिर वो लोग कोई और कंसेशन दें हमें कश्मीरियों के हवाले से कि जहाँ पे बोले ओके इस लॉ को आप इतना टाइम में इसको फारिग करें, ठीक है, लेकिन बात चल सकती है अगर कोई रिलीफ कश्मीरियों को दिया जाए। सही है, बिल्कुल ये बात अपनी जगह है। और ये जो पैलेस्टीन के कॉन्फ्लिक्ट की जैसे आपने बात की, तो तारिक साहब ये मुमासलत रखता है कश्मीर के इशू से, और हर तरह से, चाहे वो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो या फिर जो ज़मीनी मसला है, ज़मीनी तनाज़ा है, उसके हवाले से भी यकीनन मुसलमानों पर दोनों तरफ, दोनों इतराफ बर्बरियत हो रही है। क्या एक्सपेक्ट किया जाए? एक तो आलमी लेवल पर जो एक्सपेक्टेशंस हैं यकीनन बदकिस्मती से पूरी नहीं होती, जैसे यावर साहब ने निशानदेही की, लेकिन हमारी तरफ से हम सिंगुलरली आपको लगता है कि हम अगर कुछ कर सकते हैं, तो आपके व्यू में वो क्या है? देखिए वो ना, ये जो आपने पहले सवाल यावर साहब से पूछा था कि ये रूमर्स खत्म हो जाएंगी कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान कोई बातचीत हो रही है, तो रूमर्स खत्म नहीं होंगी। उसकी वजह ये है कि मामलात कुछ हमारे यहाँ लोग भी, कुछ भारत में भी और कुछ आलमी बिरादरी के ऊपर भी लोग चाहते हैं कि इसके ऊपर डेवलपमेंट हो। उसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है यूएई के एम्बेसडर यूएसए के, उनका जो इंटरव्यू है जो पिछले दिनों आया, जिसमें वाज़ेह तौर पे बताया था कि किस तरह से पाकिस्तान और भारत के जो लोग थे वो मिले थे दुबई के अंदर। और ये जो बात होनी थी कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है, ये मीडिया की इस तरह नहीं थी, ये एक बहुत हाई ऑफिशियल मीटिंग थी जिसके दौरान मीडिया को बताया गया था कि ये चीजें डेवलपमेंट हो रही है। अब पाकिस्तान की जो हुकूमत है या रियासत पाकिस्तान ने एक पॉलिटिकल पोजीशन ले ली है, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पोजीशन है। और वो पॉलिटिकल पोजीशन ये है कि जिस वक्त तक भारत अपना 370 और 35A वाला मसला खत्म नहीं करेगा, उस वक्त तक भारत से बातचीत नहीं होगी। ये प्रेशर है पाकिस्तान के अंदर से, जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे इमरान खान हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, अब इस पोजीशन के अंदर से इसको यू टर्न लेना, वापस लेना मुमकिन नहीं है। बिल्कुल मुमकिन नहीं। वो बात कर रहे हैं कि जनाब उस वक्त तक, और आपने देखा कि जब पाकिस्तान ने ये बात की कि भारत से हम चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं या गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वो कितना जबरदस्त किस्म का उसका रिएक्शन आया, वो अगले दिन चीज वापस लेने पड़ गई। तो अब किसी भी सियासी हुकूमत के लिए ये इतना आसान काम नहीं है कि वो इसके ऊपर करे, और ना कोई हुकूमत अकेले ये कर सकती है। अगर पार्लियामेंट के अंदर इस हवाले से कोई डिबेट होती है, पाकिस्तान की तमाम स्टेक होल्डर, तमाम पॉलिटिकल पार्टी इकट्ठे होते हैं और इस हवाले से कोई एक कंसेंसस पॉलिसी बनती है, तो शायद उसके ऊपर राय अखबार की जा सके, वरना अब जो सूरत हाल है उसमें ये मुमकिनात में शामिल नहीं है। अब जो आपने बात की कि फलस्तीन के हवाले से, ये दूसरे मामला ये है कि फलस्तीन का इशू जो है वो कश्मीर के मुकाबले में बहुत ज्यादा ग्लोबलाइज इशू है। उसकी वजह ये थी कि उसके पीछे पूरा अरब वर्ल्ड खड़ा हुआ, और उस अरब वर्ल्ड की वजह से जो दीगर इस्लामी मुमालिक थे वो उसी तरीके से खड़े रहते। कश्मीर के मामले पे ये है कि अनफॉर्चुनेटली हमें अरब दुनिया से भी जितनी सपोर्ट। सही, तारिक साहब मुझे इजाजत दीजिएगा, आई हैव टू मूव फॉरवर्ड, ताकि बिल्कुल ये आपने वाज़ेह लिया, आपका पॉइंट बड़ा आ गया है मेरे पास कि उतना बदकिस्मती से ये इशू ग्लोबलाइज्ड भी नहीं है। ये आपने सही बताया है कि बिल्कुल ये पैरेलल्स हम इससे ड्रॉ कर सकते हैं बहुत सी चीजों पे, लेकिन उसके ग्लोबलाइजेशन के लेवल पर गालिबन नहीं कर सकते। सेनेटर साहब, पार्लियामेंट में डिबेट इस पे हो, बहस हो, अभी तारिक साहब ने ये प्रपोजिशन दी है, आप इसको एंडोर्स करते हैं? और आपकी जमात से जो ये मौकफ पहले भी सर आ चुका है कि आप हर कौमी इशू पे हुकूमत के साथ खड़े हैं, आप क्या इस इशू को भी उसी कंटेक्स्ट में या उसी तनाजुर में देखते हैं जहां पर आप हुकूमत का साथ देना पसंद करेंगे? मोना, मैं आपको गुजारिश ये करूं, तारिक साहब की बात से मैं इत्तेफाक करता हूं। मेरा कहना ये कि जो नेशनल टाइप के इश्यूज हैं डेफिनेटली पार्लियामान में जाने चाहिए, लेकिन यहाँ बदकिस्मती ये है कि पार्लियामान को कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं है। जो लोग बरसर इक़्तिदार हैं वो तो कहते हैं कि पार्लियामान अशराफिया जो है उससे भरी हुई है, और यहाँ मौजूदा हुकूमत की सूरत हाल तो ये है कि अभी यावर साहब ने ये कहा कि हम ये चाहते हैं, इनका वज़ीर ख़ारजा ये स्टेटमेंट देता है कि वो उनका अंदरूनी मामला है। तो मैं ये कहता हूं जब तक खारजा पॉलिसी के ऊपर
पूरे पार्लिमान को एतमाद में नहीं लिया जाएगा, उस वक्त तक मैं समझता हूं ये मुल्क आगे नहीं जा पाएगा। और वाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसने कभी अपनी अना की बात नहीं बनाई। कोई मजहबी मसला हो, कोई मुल्की मसला, उस पर हम खड़े होंगे, लेकिन किसी बात के ऊपर आप स्टैंड तो लें। एक तरफ आप लोगों को चोर चोर करके धुतकारें, लोगों के पीछे लगे, दूसरी तरफ आप सपोर्ट मांगे। मेरा कहना यह है कि अब जो है आइंदा इलेक्शन आने वाले हैं। अगर शाहजाद साहब मैं आखिरी आपसे अगर एक अर्ज कर लूं, उसका आप मुझे जल्दी से जवाब दे दें कि अभी जो आप कह रहे हैं कि बिल्कुल ये जो केसेस हैं या अकाउंटेबिलिटी एहतसाब का प्रोसेस, सर ये भी तो हो सकता है ना कि ये चलता रहे कोर्ट्स में, जो भी इसकी कोर्ट्स हैं वो इसको देखते रहें, लेकिन ये मसाइल जैसे मकबूजा जम्मू कश्मीर ये तो कौमी इश्यूज हैं, इनको हम अलहदा रखें, इसके ऊपर तो मशरूत ना करें इन तमाम मामलात को अपोजिशन केसेस से। मेरा कहना ये है कि पार्लियामेंट है क्या, पार्लियामेंट इसी तरीके का है। इन्होंने कहे कि इन्होंने कोई इस किस्म की चीज जो है गवर्नमेंट ने कोई मूव की है। हालत तो ये है कि यहाँ TLPC भी जो बात करती है, जो मुआहदा करती है, उसे गवर्नमेंट घूम जाती है। गवर्नमेंट को जो है हिम्मत करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट पार्लियामेंट में आए, दोस्तों को देखें, ये पाकिस्तान है, किसी एक पार्टी का नहीं है। लोग अपने मुल्क की खातिर वही फैसले होंगे जो हमारे अवाम और मुल्क के हक में होंगे। ठीक है, राइट। नाजरीन, इस नोट पे वाइंड अप करते हैं। तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया, आज काफी इंसाइटफुल हमारा डिबेट रहा। थैंक्स टू ऑल द जेंटलमैन। हमारी तरफ से आज के लिए इतना ही नाजरीन, सी यू अगेन, अल्लाह हाफिज।